इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? ये समझना कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को आपराधिक या विचलित व्यवहार की तरफ धकेलती है। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के भीतर झांकने का एक जबरदस्त प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी अचानक से आसमान से नहीं टपकी। ये एक दार्शनिक विचार से शुरू होकर एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल साइंस कैसे बनी, जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1860 में फेचनर ने पहली अवधारणाएं पब्लिश की। फिर 1879 में विल्हेम वुंट ने लीप्सिग में अपनी पहली लैब खोली। और देखते ही देखते 1890 के दशक तक विलियम जेम्स ने इसे अमेरिका में एक व्यवस्थित विज्ञान बना दिया। यहीं से शुरुआत हुई इंसानी दिमाग को वैज्ञानिक तरीके से मापने की। अब आगे बढ़ने से पहले समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, समाजशास्त्र ये मानता है कि इंसान के व्यवहार की जड़ उसका माहौल या पर्यावरण है, लेकिन मनोविज्ञान का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि कोई इंसान उस माहौल के दबाव पर अपना रिएक्शन कैसे देता है। और आज की हमारी इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की इन्हीं आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर रहेगा। तो चलिए आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम मानव मस्तिष्क को समझने के लिए इन 5 अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। मानव मस्तिष्क को मापने से लेकर व्यवहार संशोधन, गेस्टाल्ट परिप्रेक्ष्य, क्लिनिकल डिफेंस मैकेनिज्म और अंत में मानव परिपक्वता तक की चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, मानव मस्तिष्क को मापना, बुद्धिमत्ता की बेसलाइन। ये हमारा पहला लेंस है, जहां हम देखेंगे कि कैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर हुए इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए मनोविज्ञान ने इंसानी मतभेदों को डिकोड करने की पहली कोशिश की थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि शुरुआती आंकड़े कितने भ्रामक थे। इस चार्ट को देखिए, ये गुडार्ट के अध्ययनों की कमियों को साफ दिखाता है। उनकी पहली स्टडी में दावा किया गया कि 89% अपराधी कमजोर दिमाग वाले या फीबल माइंडेड थे, लेकिन उनकी ही दूसरी स्टडी में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 28% रह गया। उनका मीडियन करीब 70% था। ये जबरदस्त विसंगति साफ बताती है कि अपराधियों की बुद्धिमत्ता को लेकर शुरुआती नतीजे पूरी तरह से गलत थे। तो यहाँ सबसे बड़ी टेकअवे क्या है? यही कि जब बाद में ज्यादा कठोर और साइंटिफिक अध्ययन हुए तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जेल में बंद लोगों का आईक्यू या बुद्धिमत्ता आम जनता के बिल्कुल बराबर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ बुद्धिमत्ता ये तय नहीं कर सकती कि कौन अपराध करेगा, यानी हमें इसके पीछे के और भी गहरे कारणों को तलाशना होगा। सेक्शन 2, व्यवहार संशोधन और पर्यावरण कार्यों से सीखना। यह हमारा दूसरा लेंस है, जो थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यह पूरा हिस्सा जानवरों पर किए गए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर टिका है। यहां हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझना होगा। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी व्यवहार को उसके नतीजों के आधार पर मजबूत या कमजोर किया जा सकता है। असल में आज की आधुनिक जेलों और सुधार गृहों में जो टोकन इकोनॉमी या रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है, जहां अच्छे काम के लिए इनाम और बुरे काम के लिए सजा मिलती है, वह बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जॉन बी कैल्होन का ये कोट देखिए, सब कुछ पतन की ओर था और विनाश निश्चित था। ये उनके मशहूर चूहों के प्रयोग से जुड़ा है। उन्होंने चूहों के लिए एक आदर्श ब्रह्मांड बनाया जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब आबादी 2200 तक पहुंच गई और जगह कम पड़ने लगी, तो पूरा सामाजिक ढांचा ही चरमरा गया। मादाओं ने बच्चों को छोड़ दिया, नर बेहद आक्रामक हो गए और प्रजनन पूरी तरह रुक गया। ये बहुत ही डरावने तरीके से दिखाता है कि कैसे अत्यधिक भीड़ और तनाव सीधे तौर पर सामाजिक पतन का कारण बन सकते हैं। और जब इन्हीं सिद्धांतों को इंसानों पर आजमाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? 1973 का विवादास्पद स्टार्ट प्रोग्राम इसका एक सटीक उदाहरण है। यह फेडरल जेलों का एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका मकसद सबसे अनियंत्रित कैदियों के व्यवहार को बदलना था, लेकिन इस पर भारी विवाद हुआ। आलोचकों ने इसे ऑर्वेलियन ब्रेन वॉशिंग करार दिया और इसमें ड्रग्स तथा हिप्नोसिस के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं इसके समर्थकों का कहना था कि यह सबसे खतरनाक कैदियों को वापस समाज में जाने के लिए तैयार कर रहा था। भारी विरोध और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुकदमों के चलते इसे आखिरकार रोकना पड़ा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वैज्ञानिक प्रयोग और नैतिकता के बीच की लकीर कहां खींची जानी चाहिए। सेक्शन 3, गेस्टाल्ट परिप्रेक्ष्य, पूरी तस्वीर देखना।
अब हम अपने तीसरे लेंस पर आते हैं, जो हर छोटी चीज को अलग अलग देखने के बजाय मस्तिष्क को एक पूरी और संगठित इकाई के रूप में देखता है। गेस्टाल्ट का मूल मंत्र एकदम स्पष्ट है। कोई भी संपूर्ण चीज उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से हमेशा बड़ी होती है। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी वयस्क इंसान सिर्फ किसी एक छोटी सी घटना पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने आसपास के पूरे माहौल को देखकर प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो हम अलग अलग तस्वीरें नहीं देखते, बल्कि हम एक पूरी चलती फिरती कहानी को महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग दो दिलचस्प काम करता है, क्लोजर और इनसाइट। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसे हम क्लोजर कहते हैं। हालांकि कभी-कभी यह हमें धोखा भी दे सकता है, जैसे कोई चश्मदीद गवाह किसी दुर्घटना को गलत तरीके से याद कर ले। लेकिन दूसरी तरफ है इनसाइट, यानी वो अचानक से मिलने वाली समझ, जब हमारे दिमाग में अचानक से बत्ती जलती है और हम पूरी तस्वीर को एक साथ समझकर अपनी जिंदगी को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। सेक्शन 4, क्लिनिकल डिफेंस मैकेनिज्म, अहंकार की रक्षा। यहां से हम क्लिनिकल माइंड के भीतर प्रवेश करते हैं। ये लेंस इस बात पर फोकस करता है कि इंसान अपने आंतरिक तनाव और असफलताओं से खुद को बचाने के लिए अवचेतन रूप से क्या-क्या तरीके अपनाता है। जेम्स कोलमन ने इन तरीकों को, जिन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाया है। इस टेबल पर गौर करें। डिनायल का मतलब है कड़वी सच्चाई को सिरे से नकार देना। वहीं प्रोजेक्शन में इंसान अपनी कमियों का ठीकरा सिस्टम या दूसरों पर फोड़ देता है। जेलों में बंद लोगों के बीच डिनायल और प्रोजेक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये उनके दिमाग का एक तरीका है ताकि वो अपनी वास्तविकता की कड़वाहट और मानसिक उलझनों को कम कर सकें। सच कहें तो ये खुद को टूटने से बचाने की एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। इस कॉन्सेप्ट को एक असली कहानी से समझते हैं। बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज के नाम से मशहूर रॉबर्ट स्ट्राउड का उदाहरण बहुत ही सटीक है। बचपन के गहरे आघात, पिता के छोड़ जाने और अकेलेपन ने उनके अंदर अथॉरिटी के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी थी। जब बचपन में इंसान को प्यार और सही क्लिनिकल सपोर्ट नहीं मिलता, तो यही कमी आगे चलकर बेहद चरम और समाज विरोधी व्यवहार में बदल सकती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसके लिए क्लिनिकल थेरेपी के 4 स्पष्ट कदम हैं। स्टेप 1, समस्या की गहराई में जाना। स्टेप 2, व्यक्ति को उसकी सच्चाई का सामना करवाना। स्टेप 3, उसकी सही व्याख्या करना। और आखिरकार स्टेप 4, इलाज को तब समाप्त करना जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुद संभालने लायक बन जाए। ये पूरी प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति को अपने गुस्से को सही दिशा देने और भावनात्मक उलझनों से आजाद होने में मदद करती है। सेक्शन 5, विकास और मानव परिपक्वता, चरणों में बढ़ना। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी लेंस पर पहुंच गए हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने से खुद के फैसले लेने की परिपक्वता तक का सफर तय करता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि हम सबका विकास एक ही रफ्तार से नहीं होता। जो युवा बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से विकसित होते हैं, उन्हें समाज और पढ़ाई में एकदम अलग तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। और यही अलग अलग विकास दरें कुछ ऐसी कमजोरियां पैदा कर देती हैं जो अक्सर किशोरों को अपराध या जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की तरफ धकेल सकती हैं। लुइस स्टर्मन ने गिफ्टेड यानी बेहद मेधावी बच्चों पर एक बहुत लंबा अध्ययन किया और एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। उनका निष्कर्ष था कि हाई आईक्यू या उच्च बुद्धिमत्ता इंसान को अपराध करने से नहीं रोकती। अगर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल एक सफल साइंटिस्ट बनने में कर सकता है, तो वो उतनी ही आसानी से एक बेहद शातिर अपराधी भी बन सकता है। बुद्धिमत्ता सिर्फ एक टूल है, ये आपको क्षमता देती है, लेकिन सही दिशा नहीं। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसे हमारे अमूर्त मूल्य, हमारे आसपास का बदलता माहौल और हमारी बुनियादी कंडीशनिंग, ये सब आपस में मिलकर आज के इस जटिल मानव व्यवहार को जन्म देते हैं। इन 5 लेंस से गुजरने के बाद एक बात तो तय है, मानव व्यवहार कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एक बहुत ही उलझी हुई और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने मानव मस्तिष्क की इन गहराइयों को समझने के लिए एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।